आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक से 2012 के 1 और 3 अंक के जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो भी आंसर के साथ एक्सप्लेन करके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन 2012 से पूछने लगा था, यानी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था 2012 से। इससे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो 2012 से क्या हुआ कि टोटल 10 क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते थे। तो यहाँ पर देखिए टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे 1 नंबर के, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है प्रश्न आपका, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक रैटजेल, यही आपका उत्तर है। याद रखिएगा कौन है, फ्रेडरिक रैटजेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान? तो देखिए इसमें से उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। आप लोग भी जानते होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? यानी आपको बताना है किस क्षेत्र में ये आपका सबसे अधिक जनसंख्या है, वहां पर केंद्रित है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आपका पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पठारी क्षेत्र, तीसरा मैदानी क्षेत्र, चौथा आपका मरुस्थल। तो उत्तर तो होगा मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर देखिए इसका क्या है ट्रिक समझने का। पर्वतीय क्षेत्र जो होती है यानी वहां पर बहुत सारे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं। पठारी क्षेत्र भी पर्वत ही जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा उसकी ऊंचाई पठारों से यानी पहाड़ों से कम होती है। तो इन जगहों पर लोग बसना उतना पसंद नहीं करते। आबादी कहाँ से होगा ज्यादा, तो वहां पर आबादी कम होगी। अब बात करते हैं मरुस्थल क्षेत्र में। मरुस्थल कहने का मतलब है जहां पर रेगिस्तान वाले जगह होती है, तो उस जगह पर भी रहना पसंद लोग नहीं करते। तो ज्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में इसलिए पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर नोट्स दीजिए या फिर पीडीएफ दीजिए या फिर कुछ भी दीजिए। अपने से हम लोग नोट्स नहीं बना पाते हैं सर, क्लास 12 के स्टूडेंट है फिर भी नहीं बना सकते सर, एनसीईआरटी बुक भी नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ एनसीईआरटी बुक में नोट्स से भी बेटर, कोई भी किताब से भी बेटर एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका के बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली और पेरू तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक देश है। तो इस तरीके से इतने शॉर्ट और सिंपल तरीके से यहाँ पर सारे कुछ दिए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो फिर इससे बुरा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई हमसे पूछेगा सबसे बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट बुक क्या है, तो मैंने पहले से ही बताते आ रहा हूँ एनसीईआरटी। इससे बड़ा बेस्ट बुक हो ही नहीं सकता। आप लोग बुक पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टाइम अभी नहीं है सर। जी नहीं, टाइम आपके पास बहुत है। आप पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए। आप पढ़ते नहीं हो, आज बोलते हो कि आज पढ़ेंगे लेकिन कल नहीं पढ़ते हो, तो आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर रहे थे कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। एनसीईआरटी बुक में भी मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, वो था आपका चिली, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये शहर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? बहुत सिंपल आंसर है, ये है आपका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जाना जाता है। वहां पर पेट्रोल के कच्चे पदार्थ बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर पर, भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो जो सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग है वो है आपका टिस्को यानी टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, ठीक है। इसको जमशेदपुर टाटा ने, शायद ईस्वी हमको याद नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत हमको थोड़ा सा याद आ रहा है, 1907 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर गलत हो सकता है ये ईस्वी, लेकिन ये सही आंसर है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी ही सबसे पुराना उद्योग इस्पात कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय मार्ग कहने का मतलब है जो नेशनल हाईवे होता है, ठीक है। तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, यानी ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को भी पढ़िए, बहुत बेटर है, उससे बड़ा बुक कोई बुक नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो मेन आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, भारत में सबसे बड़ा, तो वो है आपका NH44, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ना रा और मा, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय मार्ग, N का मतलब होता है नेशनल यानी राष्ट्रीय, H का मतलब होता है हाईवे यानी मार्ग। तो कौन है वो आपका 44। ये आपका उत्तरी क्षेत्र यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 9 की ओर। भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए, यानी उत्तर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बताना है, तो वो है आपका श्रीनगर। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर मारा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखिए इसका जो उत्तर है वो है आपका यमुना नदी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका 10 क्वेश्चन एमसीक्यू का सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
12 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन क्या है? तो सिंपल भाषा में आंसर को समझिए। वीडियो को अभी भी स्किप कर रहे हो तो इससे बड़ा मूर्ख की बात कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और अपने से इसको नोट्स बनाइए। आंसर देखिए क्या आपका, लोगों का अपने मूल निवास स्थानों और कार्यस्थलों से थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर रहना तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलापों में लगे रहना ही पर्यटन है। यानी लोग क्या करते हैं, अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर, अपने काम करने की जगह को छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरे जगह पर वह रहने के लिए जाते हैं, एंटरटेन के लिए जाते हैं, या फिर अन्य क्रियाकलाप या फिर काम को करने के लिए जाते हैं। इसी को कहते हैं पर्यटन, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें से सभी उद्देश्य से की गई कार्य यात्राएं शामिल होती है। यानी कोई भी खास उद्देश्य से जो भी काम होता है, जो भी उद्देश्य होता है, वो यात्रा इसमें शामिल होता है। यानी यात्रा तो शामिल होगा, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक अच्छा साधन है। जी हाँ, अब मान के चलिए बिहार में पर्यटक स्थल है, क्या है आपका, राजगीर है, बोधगया है, नालंदा है। तो लोग झारखंड से, बड़े बड़े देशों से भी वहाँ पर लोग पर्यटन करने जाते हैं। यानी कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह एंटरटेन करने के लिए जाते हैं या देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर रोजगार का और अपने आय का स्तर ऊंचा उठाने का एक अच्छा साधन बन गया है। तो ये था आपका इसका आंसर सिंपल भाषा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों से की जाती है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है उसे मानक सूचकांक कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए पहले नंबर पर क्या है आपका, दीर्घ जीवता, दूसरे नंबर पर क्या है, ज्ञान आधार, और तीसरे नंबर पर उच्च जीवन स्तर मुख्य मानव सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक का क्रम संख्या 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में से प्राप्त करता है। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और शक्तिकरण का घटकों पर आश्रित है। तो ये सारे यहाँ पर इसके आंसर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। औद्योगिक नगर किसको कहते हैं? औद्योगिक नगर किसको कहते हैं, ये आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो देखिए सिंपल भाषा में आंसर है आपका, हम इसको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। वे नगर जो उद्योगों के विस्तार के परिणाम स्वरूप विकसित होते गए तथा जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हो, वे औद्योगिक नगर कहलाते हैं। यानी एक ऐसा नगर जहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का निर्माण होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह वहाँ पर होते हैं, तो उस तरह के जो नगर होते हैं वही कहलाते हैं औद्योगिक नगर। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए जमशेदपुर, जमशेदपुर एक खास जगह है जहाँ पर टाटा स्टील कंपनी है। जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है, तो वो है आपका टाटा कंपनी का उद्योग है, टाटा स्टील कंपनी का। उसके बाद है आपका भिलाई, राउरकेला, अहमदाबाद, सूरत, मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम, पिट्सबर्ग आदि इनके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटेशन, ठीक है, यानी प्राइवेट करना। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा हुआ, उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। यानी जो भी उद्योग होते हैं उसका मालिकाना हक अगर निजी कर दिया जाए उसी को निजीकरण कहते हैं। जैसे अभी के टाइम में रेलवे डिपार्टमेंट का जो मालिकाना हक है वो सरकार के हत्थे है, यानी गवर्नमेंट के पास है। तो वो अगर किसी भी मालिकाना हक किसी दूसरे को दे दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा प्राइवेटेशन, यानी निजीकरण रेलवे का। इसी तरह यहाँ पर देखिए निजीकरण का उदाहरण दिया हुआ है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम और समाप्त भी कर दिया जाता है। यानी चीज से अर्थव्यवस्था जो भी मिलता होगा वो सरकार के नियंत्रण से कम हो जाएगा या फिर एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी उसका मालिकाना हक होगा बस वही उसको हासिल कर पाएगा, उसका जो भी आर्थिक आय आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसका आंसर भी खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर उत्तर है आपका, जीवन का जिस कृषि से केवल निर्वाहन हो जाए या मात्र जीवन का भरण पोषण हो जाए उसे निर्वाह मूलक कृषि कहते हैं। मतलब एक ऐसा कृषि जिससे आप लोग का सिर्फ जीवन यापन हो सके उसी को कहते हैं निर्वाह मूलक कृषि। या पिछड़े क्षेत्रों में या मानसूनी क्षेत्रों में होते हैं। इसके दो प्रकार है, पहला आपका आदिकालीन निर्वाह मूलक कृषि और दूसरा आपका गहन निर्वाह मूलक कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका स्वेज नहर मार्ग का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या इसका उत्तर, स्वेज नहर मार्ग स्थित यह संयुक्त अरब गणराज्य में है, यानी यूएई के अंदर विश्व की सबसे बड़ी नाव्य नहर है।
इसे स्वेज स्थल डमरू मध्य को काटकर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया है। नगर के दोनों ओर पोर्ट यानी दोनों ओर अंतिम पोर्ट कौन कौन है? एक है आपका भूमध्य सागर पर है और दूसरा लाल सागर पर है। ये ठीक है, ये दोनों क्या है? उनके पतन है, प्रमुख पतन है, याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर इसके निर्माण का कार्य फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियर फर्डिनैंड डी लेसेप्स है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया हुआ निर्माण कार्य 1859 ईस्वी में शुरू होकर सन 1869 को समाप्त हो गया। पहली दशा में कार्य अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के अधीन रहा, लेकिन बाद में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर शाह ने नगर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सन 1967 ईस्वी में मिस्र व इजराइल के बीच युद्ध छिड़ जाने से यातायात में बाधा आ गई और सन 1975 ईस्वी में फिर ये यातायात शुरू हो गया। यह नगर लगभग 165 किलोमीटर लंबी और 60 से 65 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। कुल लागत लगभग 80 लाख पाउंड आई थी। नहर को पार करने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। नहर का निर्माण लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर और तिमशाब झीलों को मिलाते हुए किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिखरी या प्रकीर्णन बस्तियों का वर्णन करें, यानी बिखरा हुआ बस्ती जो भी रहता है उसका आपको वर्णन करना है सिंपल भाषा में, जिसे हम लोग नहीं बोलते झुग्गी वाली बस्ती, वही है यहाँ पर। देखिए इन बस्तियों में मकान दूर दूर और बिखरे होते हैं। कभी कभी वे मकान झोपड़ियों के छोटे छोटे समुदायों में भी होते हैं। बिखरी बस्तियां धरातल की रचना के कारण होती है, यानी जमीन की बनावट के कारण ही क्या होता है? बस्तियां बिखरी हुई रहती है। यदि बसावट के बीच तालाब, पहाड़ी आदि आ जाती है तो उन स्थानों पर मकान नहीं बनते और वे बस्तियां छितरा देते हैं, यानी इधर उधर हो जाते हैं, इधर उधर बस जाते हैं। किसानों को आसपास घर बनाने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की बस्तियों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे यहाँ पर है पहला, वेनेजुएला में रांचो के नाम से जानते हैं, ब्राजील में फवेला आदि के नाम से जानते हैं, भारत में ये झुग्गी झोपड़ी आदि के रूप में पाए जाते हैं। ये कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश में आदि में भी ये पाए जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और सिंपल भी है। क्या है क्वेश्चन? निर्यात एवं आयात में क्या डिफरेंस है? देखिए निर्यात किसे कहते हैं? निर्यात का मतलब अगर अपनी भाषा में समझा जाए, किसी भी वस्तु को कहीं दूसरे देश में भेजना ही निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से अपने देश में लाना किसी भी वस्तु को आयात कहलाता है। ठीक है, यानी आ रहा है तो आयात, जा रहा है तो निर्यात, याद रखिएगा। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात एवं आयात व्यापार होते हैं, यानी जो विदेशी व्यापार किया जाता है उसके अंतर्गत क्या होता है? निर्यात एवं आयात व्यापार होते हैं, यानी आने और जाने का व्यापार किया जाता है सामानों का। निर्यात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देशों को माल को भेजता है। हमने अभी बताया ना, निर्यात के मतलब क्या होता है? दूसरे देश में माल को भेजना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि आयात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश से माल मांगता है। अतः निर्यात और आयात व्यापार में ये अंतर है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल तरीके से। आप आंसर कैसे लिखिएगा? आंसर शीट में तो आप बीच में इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा, इधर लिखिएगा निर्यात और इधर लिखिएगा आयात। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ऐसे अंडरलाइन कर देना है और नीचे यहाँ पर आंसर लिखना है, जो भी आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच में अंतर स्पष्ट करें। अगर अपनी भाषा में प्रदूषण को अगर बोला जाए, जो विषैले पदार्थ हमारे वातावरण में फैले हुए हैं उसी को प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषक मतलब जिस चीज से ये फैलते हैं, कोई भी पदार्थ से, जैसे कोयला से धुआं निकलता है तो वो धुआं प्रदूषण है, लेकिन जिस चीज से फैलता है तो वो कोयला क्या है? प्रदूषक। अब यहाँ पर आंसर देख लेते हैं कि आंसर है क्या। प्रदूषण और प्रदूषक के निम्न अंतर है। प्रदूषण देखते क्या है? मानवीय क्रियाकलापों यानी मानव के काम काज से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ हानिकारक परिवर्तन होते हैं। इसी क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर प्रदूषक क्या है। प्रदूषक उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। यहाँ पर प्रदूषक होगा, यहाँ पर का होगा, कहा जाता है। यानी प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ को ही, अभी हमने बताया ना, जो पदार्थ से प्रदूषण उत्पन्न होता है उसी को प्रदूषक कहते हैं, जिसके द्वारा पारितंत्र में उपस्थित प्राकृतिक संतुलन में ह्रास होता है। ये गैस, तरल या ठोस तीनों रूप में भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2012 के क्वेश्चन ज्योग्राफी के 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके बताया। इतना मेहनत किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अच्छा जो भी आपको मन लगे। और साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह वीडियो हमेशा मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।